हवाओं में बैठा हो पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो, खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। अरे डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। अरे आया है क्यों तू निगोड़ा, अरे कैसा है तू रे करोना, भीड़ में कहीं नहीं जाना है, भीड़ से खुद को बचाना है, दोनों हाथ अपने मल मल के साबुन से खूब धोना है, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। अरे आया है तू क्यों निगोड़ा, अरे कैसा रे तू रे करोना। जी मालिनी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। आपने जी निकाला और मैं जानता हूं कि आप, ऐसा नहीं कह सकता मैं आपको कि आप इस समय प्रोग्राम नहीं कर रही हैं तो व्यस्त नहीं होंगी। आप हमेशा की तरीके से व्यस्त होंगी और उतनी ही व्यस्त होंगी जितनी पहले रहा करती। तो ये एक महीना कैसे बीता, जो माननीय व्यक्ति जिसको मैं जानता हूँ, प्रोग्राम पे प्रोग्राम, लोगों से इंटरेक्शन, बाकी मीडियम पे पूरा ध्यान, और पॉलिटिकली भी आप उतना ही एक्टिव रही हैं, एक्टिव इन द सेंस विचारों से एक्टिव रही हैं। तो अब आप कैसे इसको देख रही हैं इस एक महीने को? पहली बात तो बहुत बहुत नमस्कार अक्कू जी, आप अच्छा लग रहा है जोड़ करके भी, क्योंकि इस समय तो पहली बार तकनीक का वाकई आभार करने को जी चाह रहा है कि ये जो अनूठा अनुभव है जीवन में कि सब लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं, वहां पे टेक्नोलॉजी ने कम से कम हम लोगों को आसान कर रखा है एक दूसरे से जुड़ना। जो आपने कही बिल्कुल सही बात है। असल में एक तो मैं अपना ये भी नहीं कह सकती कि एक्टिव लाइफ थी, हाइपर एक्टिव लाइफ थी हमारी तो। और वहां पर एकदम से जो विराम लगा, तो पहली चीज तो ये कि मुझे लगता है कि एक आपकी जब मन शरीर की एक आदत पड़ जाती है एक तरह के जीवन शैली की, वहां पे बदलाव जब आता है तो आप उसका स्वागत ही करते हैं शुरू में कि भाई वाह, आराम मिल गया इसी बहाने। लेकिन पहले दिन से ही मुझको ये चीज, मुझे लगता है शायद ये इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक होती है हर एक व्यक्ति की। मुझे लगा कि कलाकार है हम लोग, इसमें भी इस समय भी हमको जुड़ना चाहिए, और इस विषय से जुड़ करके भी इस समय जो अपनी सेवाएं दे सकूं वो दूं। जिस समय ये जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, मैंने उसी दिन ही गाना एक दिन पहले ही बना लिया था, बल्कि जबकि तब लॉकडाउन का आदेश भी नहीं आया था, लेकिन लग रहा था कि लंबा चलेगा, और वो गाना बहुत पसंद भी किया गया, प्राइम मिनिस्टर ने भी उसको रिट्वीट किया। और उसके बाद मैंने उसी दिन से, लॉकडाउन के दिन से ही मैंने कहा मैं रोज शाम 5 बजे फेसबुक लाइव अपने श्रोताओं के सामने आऊंगी। देखिए उससे एक बात अच्छी क्या होती है, एक तो अनुशासन आ रहता है लाइफ में। आपको एक विषय पे कुछ बोलना है तो आप 1 घंटा कम से कम अध्ययन करते हैं क्या बोलेंगे, और इसी बहाने एक कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ाव। मुझे तो हमेशा से लगता है कि मैंने संगीत को भी जो अपना एक उसका जो मुख्य उद्देश्य लक्ष्य था, वो लोगों से जुड़ाव, लोगों से जुड़ करके कोई बात कहना, यही इसीलिए लोक संगीत को मैंने लिया। नहीं तो मैं गजल गाती होती या कुछ और गाती जिसमें निजी दुख, निजी शोक रहता है। लोक में जन की बात होती है, जन की खुशियां, जन के दुख, और इसीलिए वो फेसबुक लाइव शुरू करा। अब मुझे खुशी है कि अब तो सारे फोरम्स बहुत एक्टिव हो गए हैं। एक बात और, बतौर पत्नी मुझे आदत थी कि पति सुबह उठ करके ही काम करने चले जाते हैं, वो देर देर रात तक नहीं आते, वो अभी भी जारी है। बहुत सारे घरों में सबसे बड़ा बदलाव यही आया है कि पति घर पे अब, तो हमारे लिए उस हिसाब से मुझे लगता है कि कोई ऐसा चेंज नहीं है, सिवाय यात्राएं बस नहीं हो रही है, बाकी तो सब ठीक है। लेकिन आपने पहले ही कह दिया, वैसे मैं उस चीज को बाद में आपसे मांग करता या आपसे कहता कि उसको सुना है। वो जो गीत आपने पहला किया था जब जी शुरू हुई थी, तो उसकी 2 लाइन ही चाहिए, और क्योंकि तब मन में निश्चित रूप से कुछ डर रहे होंगे, कुछ और चीजें दिमाग में थी कि कैसे क्या होगा, तो वो डर कैसा था, और फिर वो 2 लाइन जरूर चाहूंगा कि जो आपने गीत बनाया था उसको हम सुने। अक्कू जी, मुझे लगता है कि शायद सामान्य जन से थोड़ा ज्यादा मैं थोड़ा सा पढ़ती रहती हूँ, ट्विटर वगैरह पे भी एक्टिव रहती हूँ, आप जानते हैं। तो वर्ल्ड न्यूज
को देखना या उस पेंडेमिक का जो खतरा था उसके स्वरूप को भांपना, वो तो मुझे लगता है कि आई कुड सेंस इट कि ये 5 महीने पहले जहां लॉकडाउन में कुछ देश चले गए, वहां पर धीरे धीरे यदि हिंदुस्तान में आ गया है। भाई मैं जबलपुर कार्यक्रम देने गई थी फरवरी में, और उस समय भी हमको याद है हम लोगों का टेस्ट लिए गए थे ऑन द एयरपोर्ट। तो समझ बहुत में आ रहा था सफल कि था आपका जबलपुर वाला, बहुत क्या सफल चीज। प्रोग्राम था जबलपुर वाला वो। ये बहुत सफल कार्यक्रम था, नर्मदा हाँ, कुंभ था। तो मैंने ये मुझे लग रहा था कि ये बड़ा मामला है। मैं अभी देखती हूँ बहुत सारे लोग जब मुझे फोन करते हैं, कभी पास के लिए कभी किसी चीज के लिए, तो मुझे हैरानी होती है कि पति अलग है, पत्नी अलग है, कहीं छोटे बच्चे को लेके शादी अटेंड करने चले आई, वापस नहीं लौटा है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि भैया आप लोग अखबार नहीं पढ़ रहे थे या टीवी नहीं देख रहे थे, कैसे आपको नहीं समझ में आ रहा था। 6-7 साल में प्रधानमंत्री को सब लोग जानते हैं कि जब वो कह देते हैं लंबी लड़ाई है, तो उसका मतलब संकेत भी लंबी है। समझना चाहिए, लंबी है। हाँ, और ये किसी के बस में नहीं है बात। तो बस ये सारी चीजें देख करके मैंने तुरंत मैं एक स्टूडियो गई, और देखिए उसका असर दिख रहा था। जनता कर्फ्यू के आह्वान का भी इतना था कि सब बंद था। एक म्यूजिशियन किसी तरह कीबोर्ड वाले सचिन मिले, और मैंने बस उनसे कहा चलिए स्टूडियो खुलवाया, तो एक रिकॉर्डिस्ट बेचारा मेरे कहने पे आ गया। हम 3 लोगों ने, जिसने कीबोर्ड बजाया उसी से मैंने वीडियो भी शूट करवाया था, और बस गाना बना लिया था। और उसमें शब्द मैंने यही लिखे थे कि हवाओं में बैठा हूँ पहरा, असर देखो कितना है गहरा, पूछे है हर कोई देखो, खतरा बड़ा है पहचानो, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। अरे डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। अरे आया है क्यों तू निगोड़ा, अरे कैसा है तू रे करोना, भीड़ में कहीं नहीं जाना है, भीड़ से खुद को बचाना है, दोनों हाथ अपने मल मल के साबुन से खूब धोना है, डरना नहीं मुस्कुराना है, मिलकर इसे अब हराना है। अरे आया है तू क्यों निगोड़ा, अरे कैसा रे तू रे करोना। तो ये खुद ही लिखा, बहुत खुद ही धुन बनाई। नहीं, बहुत अच्छा। और डरना नहीं, मुझे तो लग रहा है कि हम सब अब बहुत किसी ना किसी तरीके से इस महीने भर के दौरान डरे हैं, घबराए हैं, मुश्किल में हैं, अभी भी है, लेकिन लड़के निकले हैं। लेकिन आपने इस 1 महीने के दौरान आपके मनन, अध्ययन और उस समुद्र मंथन से निकला क्या है? क्या समाज में बदलाव होने जा रहा है? क्या किस तरीके की चीजें होने जा रही? कोरोना से तो हम निपट लेंगे, मुझे लगता है आज मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना की से हम निपट लेंगे। लेकिन उसके बाद कैसा समाज कुछ होगा, क्या कुछ बदलाव होगा, नहीं होगा? इस समुद्र मंथन से निकला क्या, आप क्या मान रही हैं? ये आपने तो बिल्कुल हमारे शब्द ले लिए। मैंने अभी एक जगह वो चल रहा था फेसबुक लाइव, उसमें मैंने यही कहा था कि ये मंथन चल रहा है, यही कहा था। और हमने कहा था समुद्र मंथन से तो अमृत भी निकला था, विष भी निकला था, और ये मंथन ही है। बिल्कुल सही आपने कहा। पहली चीज तो मुझे लगता है कि इस पूरे दौरान मेरे को 3 चीजें समझ में आई कि वाकई में जीवन के जिस हम लोग, ऐसा लगता था जीवन एक ट्रेडमिल है, उस पे सब चढ़कर दौड़े जा रहे हैं, और बटन बंद करना भूल गए। ना किसी का हाल चाल लेने की फुर्सत, ना किसी से बात करने की फुर्सत। और वो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रकृति ने, कौन ज्यादा ताकतवर है और इंसान वाकई कितना कमजोर और अदनी सी हैसियत हमारी, ये भगवान ने किस ढंग से दिखाई है। आई थिंक साइंस से लेकर के टेक्नोलॉजी, सभी के लिए ये समय मौन होने का समय है उस शक्ति के आगे। और सबसे बड़ा बदलाव तो मुझे लगता है कि ये आप जब एकाकी होते हैं तभी आप अंतर्मन में झांक पाते हैं, अपनी गलतियों पे पश्चाताप कर पाते हैं, क्या कर सकते थे खुले होते इस समय, तो इस पर भी मनन करते हैं। तो सबसे बड़ा जो आत्म मंथन है वो तो मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने से कर रहा है इस समय। क्या होता जो वो करता, क्या हो सकता था जो वो कर सकता है, ये अपने संग समय बिताना। पहले इसी को ध्यान कहते थे, जो आजकल योगा का एक हिस्सा ध्यान मान लिया गया। ध्यान का मतलब यही था कि अपने संग कुछ समय बिताना, अपने उस साथ साथ सृष्टि से एकाकार होना। अब तो 24 घंटे आपको यही करने के लिए बचे हैं। बहुत सारे लोग, आप सोचिए, अक्कू जी मुझे फोन करके बता रहे थे, कुछ 1-2 कलाकार हैं,
जिन्होंने सुविधा चाह रहे थे कि पास आस कहीं की माँ उनकी अकेले रहती है किसी शहर में उत्तर प्रदेश में, और काम के सिलसिले में वहां पर है, माँ वृद्धा है, वो भी वही आपन धापी में, और ऐसा नहीं कि स्ट्रगलर है, काफी सालों से रह रहे हैं। अब जो माँ को जिसके लिए सेवा के लिए टहल के लिए छोड़ गए, पैसा देते थे, वो अब आना बंद हो गया उसका, क्योंकि कोरोना में सबका आना बंद हो गया। माँ को देखे कौन, पड़ोसियों पर आश्रित है माँ। मैं दहल जाती हूँ सब सुन के। कोरोना ने तो गजब आईना दिखलाया सबको, और वो हमको फोन कर रहे थे कि बताइए कि हम कैसे हम आ जाएं, न ट्रेन चल रही, मैं गाड़ी से चल दूंगा। वो गाड़ी से आने को तैयार है, समय मैं आ जाऊंगा। झांसी तक की बात थी कि मैं झांसी तक गाड़ी से आ जाऊंगा, लेकिन मैंने कहा आप आ जाएंगे, 3 राज्यों से आपको मिल जाएगा माँ के संग। बोले वो जाने को तैयार अभी भी नहीं माँ, और उनको मैं काम के आ जाऊं, माँ के पास बैठूं। मैं सोचता हूँ, मैंने सोचा कि कोरोना ने हम सबको भीतर झांकने का ये ऐसा सुंदर अवसर दिया है कि हम लोग वाकई में अपनों से इतने दूर हो गए थे। कहीं ना कहीं जो भारतीय परंपरा में बातें थी, ध्यान मनन करना भी अपने से इतर, वही अब कोरोना सिखला रहा है। दूसरे के लिए सोचो, दूसरे के लिए देखो, दूसरे के लिए। सबसे ज्यादा कोरोना में क्या है, कोरोना में यह है कि आप स्वस्थ रहेंगे तो बाकी स्वस्थ रहेंगे, यही है कोरोना की चेन। बिल्कुल सही बात। आप स्वस्थ हैं तो आपके अपने स्वस्थ हैं। हमारे यहाँ वेद में शरीर को ही माना गया है मंदिर। आप स्वस्थ रहिए, हाथ धोइए, प्रणाम कीजिए, दूर से मिलिए। ये जो मार गले गलमैया लग लग करके हग करने की जो परंपरा थी, वो हम सब डरने लगे, नमस्कार प्रणाम दूर से ही करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक सृष्टि का बहुत बड़ा संकेत है। परिवार से जुड़िए, और जो शायद जीवन भर में समय ना मिला होगा वो मिल गया है। बच्चों को पिता के साथ, पत्नी को पति के साथ। आभार व्यक्त करिए इस ईश्वर का कि जिसने कहीं ना कहीं पे, कभी कभी हीलिंग होती है, लोग कहते हैं प्रकृति नेचर अर्थ हील हो रही है, हमें तो लगता है संबंध भी हील हो रहे होंगे इस बीच में। आपने मुझे लगता है कुछ ही देश की कलाकार होंगी जिनको बहुत बॉलीवुड में भी स्वागत आपका हुआ, बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने अपना ध्यान हमेशा लोक संगीत की तरफ रखा और उसी को समर्पण रही। समाज ने माना, सरकारों ने माना और आपको सब मान प्रतिष्ठा दी। लेकिन इस समय शायद इस दौर में कलाकार जो खास तौर से जिनके साथ आप काम करती हैं, ऑर्केस्ट्रा वाले और बाकी और जो छोटे मोटे कलाकार हैं, उन सबके सामने एक अजीब सी दुविधा है। और जब मैंने पढ़ा था कि आप लोग कुछ कर भी रहे हैं उनके लिए, ये भी एक बड़ा काम है। तो क्या उनके सामने दिक्कतें आ रही, किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, सब पे फर्क तो सब पे पड़ा है। लेकिन ये जो स्थिति है इस समय, उसने तो ऐसी स्थिति स्पष्ट कर दी सबके सामने कि हर व्यक्ति को अपना बहुत आने वाले लंबे समय तक अपना भविष्य अनिश्चित लग रहा है। लेकिन कलाकारों की हमारी ऐसी बिरादरी है कि हर व्यक्ति उनसे जुड़ना चाहता है, जुड़ाव महसूस करता है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहता कि भाई इनके भी घर परिवार है। ये भी अपने कलेजे पे पत्थर रख करके दुखी होते तो भी आपका जी बहलाते हैं। इनकी तो क्या स्थिति इस समय। और सबसे बड़ी जो आपने ऑर्केस्ट्रा वाली कई, शादियों के लगनों में गाते बजाते हैं, आप तो डिनर खा रहे होते हैं, उधर जयमाल चल रही होती है, लेकिन आपने देखा होगा सारी शादी ब्याह में कोई ना कोई एक म्यूजिक पार्टी तो होती है। शादी के लगन निकल गई, नवरात्र निकल गई, होली निकल गई, मार्च से कार्यक्रम बंद है। और बहुत बड़ा ये भारतवर्ष का वर्ग है जो मनोरंजन करता है। इनके सामने तो अब ये समझिए कि कठिनाई लंबे समय तक और भी चलने वाली, क्योंकि इनके पास कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नाते कार्यक्रम होना भी नहीं है। तो ये क्या करेंगे। बस इसी से मैंने उद्वेलित होकर के एक पहल अक्कू शुरू करी है, सेव द रूट्स। और सेव द रूट्स में हमारा ये आशय था कि भाई कलाकारों को भी इस समय सहारे की जरूरत है। और हमने प्रधानमंत्री जी से सबसे बहुत अनुरोध किया है कि भाई संस्कृति मंत्रालय भी कम से कम जो उनसे अनुबंधित हो, जो न भी अनुबंधित हो, उनके सहारे को आगे आए। क्योंकि जब सबके लिए, और सबसे खराब बात यह है अकू जी, कलाकार अभी भी किसी श्रेणी में ग्रेडेड नहीं है। रेडी वाला भी है, खोमचे वाला भी है, बीपीएल वाले भी हैं, लेकिन कलाकारों की कोई श्रेणी नहीं। और दुर्भाग्यवश हिंदुस्तान में अभी भी ऐसा भैया कि आंख बंद करिए, आप आर्टिस्ट जैसी बोलते हैं तो आपको सीधे मुंबई के कलाकारों पर ध्यान जाता है कि वो आर्टिस्ट, वो तो इतने समर्थ है कि 4 लोगों को खिला सकते हैं बैठकर। मैं तो बात उनकी कर रही हूँ जो गांव में, कस्बों में सारंगी बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, बैंजो बजाते हैं। इनको कौन कार्यक्रम, अभी सोशल डिस्टेंसिंग के नाते तो हमें लगता है अभी कार्यक्रम 4 महीने नहीं होने,
तो ये समझिए जाएगा नवंबर तक। तो ऐसे में मुझे लगा कि हम लोग किस बात के कलाकार हैं, यदि जनता से जुड़ करके आगे नहीं आते। तो मैं और आरजे रौनक हम लोगों ने मिलकर शुरुआत की, और मुझे खुशी के एज ऑफ नाउ जैसे आपसे बात हो रही, करीब 22 लाख रुपए आ गया है उसमें। और ये सारा एक एक व्यक्ति ने अपने आप दिया है। हम लोग तो फिर भी आपके भी जरिए कहना चाहेंगे, जितने भी जो बड़े कोई ग्रुप्स हों, कोई ब्रांड्स हों, देख रहे हों, क्योंकि इसमें हमारा आशय पीएम केयर फंड को तो हम दे चुके, व्यक्तिगत भी दे चुके, लेकिन ये हम चाहते हैं कलाकारों के खातों में डायरेक्टली जाए। और हम लोग के पास कलाकारों ने अपने आप संपर्क करना भी शुरू कर दिया है। कीटो जो हमारा फंड रेजर है, हमने उनसे बात ये करी कि कोई ऐसा हम मॉड्यूल ढूंढे कि जिन कलाकारों तक जा रहा है वो चेक से, अकाउंट से, चाहे लोग कलाकारों वो फोटो खींच कर बता पाए कि भाई उनको मिल गया है, ताकि हम वो भी सार्वजनिक कर सके। इस मामले में एक लोगों को भी अच्छा लगेगा कि भाई इसमें अकू जी 5 रुपए देने वाले भी हैं, 10 रुपए देने वाले भी हैं, नहीं 100 रुपए देने वाले। हम भी ये अपील करेंगे कि सेव द रूट, मेरे ख्याल से आप यही कह रही हैं, सेव द रूट के माध्यम से लोग उसमें और पैसा दें, ताकि गरीब जो जरूरतमंद कलाकार हैं उनका कुछ फायदा किया जा सके, उनको कुछ जीवन जीने के लिए मुहैया कुछ कराया जा सके। आपने सोन चिरैया नाम से एक संस्था भी बनाई थी, जो नए कलाकारों को, नए लोक नृत्य वालों को, लोक कलाकारों को आगे बढ़ाती थी। लेकिन अब लोक, जैसा मुझे तो लग रहा है, देश ही लोक में चला गया। वो एक पुरानी चीजों में जुड़ गया है। तो अब इस कोरोना काल से देश कैसे निपटा? अगर आपसे ये कहा जाए कि आप ये बताएं कि इस कोरोना काल से देश कैसे निपट रहा है, अभी तो मैं निपट रहा ही शब्द का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि अभी बहुत लंबी लड़ाई है, तो कैसे आप मानती हैं? मुझे तो पहले तो लगता है कि बधाई देनी चाहिए कि अब बहुत अच्छा निपट रहा है। मुझे लगता है 80-85% जैसा हमारा देश है, देखिए इसमें इतनी सारी हमारे यहाँ आधारभूत इतनी सारी दिक्कतें हैं। हम बहुत सामूहिकता में जीते हैं, जो करते हैं रच रच के, बगल बगल सबके घर हैं, साथ साथ सब काम करते हैं। ऐसे में लॉकडाउन जैसा निर्णय करना और इतनी निष्ठा के साथ, मुझे लगता है कि वाकई पीठ थपथपानी चाहिए। हिंदुस्तान में ज्यादातर लोगों ने, 85% लोगों ने बहुत मन से, मुझे लगता है, इस पूरे नियम का पालन किया। और मैं बार बार ये कहती हूँ आपू जी की नए हिंदुस्तान के लिए बड़ा ये अनूठा अनुभव भी है, क्योंकि उन्होंने वॉर जैसी कोई सिचुएशन देखी नहीं। कारगिल लड़ी गई, वो कश्मीर में लड़ी गई, आप लोगों को क्या फर्क पड़ा? तो जो उन्होंने वो पाकिस्तान वॉर नहीं देखी, जब लॉकडाउन इस तरह का होता था कि बिजली चली जाती थी रात में, किसी घर में बिजली न जले ताकि दुश्मन को पता न चले कि इस घर में बम गिराए जा सकते हैं। ये सब जो जी इमरजेंसी वाली जनरेशन भी नहीं, आप सोचिए 75 के बाद जो पैदा, उसने इमरजेंसी भी नहीं देखी। तो ये एक ऐसे असाधारण निर्णय लिए जाते हैं, ये तो नई पीढ़ी को पता नहीं, वही है थोड़ा सा जो उनको थोड़ा सा, लेकिन मुझे लगता है कि दाद उनको भी देनी चाहिए कि जिस तरह से वो घर में बैठकर उन्होंने इसका पालन किया है। तो पहली बात तो ये कि निपटना, और हमारे यहाँ भारत में एक अच्छी चीज है, हम लोग अभी भी लगता है मुझे, इतने सारे झंझावात आए अपू जी, देश अभी भी जो सुरक्षित तो खड़ा है तन के, वो इस बेसिकली हम बहुत उत्सव धर्मी देश है। हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा तगड़ा है। हिंदुस्तानी तो वो लोग हैं जो कि रंगी हुई करेला खाते हैं, रंगा हुआ परवल खाते हैं। हम तो जब खुमचे में गोलगप्पा खाते हैं तो ये भी नहीं कभी पूछे भैया कि पानी कहाँ से भरा गया। तो ये जो इस स्थिति में कोरोना तो खुद ही डरा के भाग जाएगा। मुझे पहली बार एहसास हो रहा है, जैसा कि देश में उत्तर प्रदेश का नाम थोड़ा ऊपर और आगे दिख रहा है। अब जब भी जिससे भी बात करो, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश ने, खासतौर से क्योंकि आप भी वहीं की रहने वाली हैं, वहीं पर आपने फली बढ़ी, सब कुछ आपका वहां है, वहां जिस तरीके से चीजों को निपटा गया, जिस बृहद सबसे बड़ा राज्य, और जितने शानदार तरीके से निपटने की कोशिश हो रहा है, तो उस पर आपकी क्या राय है? क्या ये देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी छवि बदलेगी संघर्षशीलता में और आगे काम को लेकर के? क्या आपको लगता है? एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि उत्तर प्रदेश के बारे में मेरे ख्याल बहुत समय के बाद कुछ इतना पॉजिटिव सुनने और पढ़ने को आ रहा है।
और कहीं ना कहीं इसको अतिशयोक्ति न माना जाए तो मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वाकई में शायद आदरणीय जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी जी ने भी ये दिखा दिया है कि संत वास्तव में यदि राजा बनते हैं, मतलब संत यदि शासन करने पे आते हैं तो उनके लिए किस प्रकार से प्राथमिकताएं होती हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं। शायद ये अपने आप का अनूठा अनुभव है। बहुत सारी बातें आपको जी सामने आती हैं, बहुत सारी बातें नहीं भी आ पाती हैं, और उनका अनुभव मुझे खुद जिस प्रकार से है, चाहे वो प्रवासियों को लाने का है। अब सरकार ने, जैसे कि मैंने सबसे पहले कहा था, मैंने गाना बनाया था, जान के जोखिम में डार के चले कौन से देश को, परदेसी भैया मोरे परदेसी भैया। जब दिल्ली से लोग अपने सर पे सामान लेकर के चल दिए थे, उस समय मैंने गाने में जब लोगों ने चैनल से बुलाया तो मैंने कहा भगवान करे कभी ना जाए, ये बहुत निष्ठुर है परदेश, अपने घर में रहे। हमारे यहाँ लोकगीत में गाया गया है, अरे 9 मन सोनवा 9 बरस खइबे, मतलब 9 महीने जितना 9 मन हम गेहूं पैदा कर रही, स्त्री कहती है, तो इसको 9 बरस खाएंगे, इतना है गेहूं, क्यों परदेश जाते हो काम करने। आपको क्या लगता है कि क्या राजनीतिक बदलाव आप क्या देख रही हैं, परसेप्शन क्या देख रही हैं? वही कोरोना काल के बाद फिर वही उसी तरीके की गाली गलौज बाकी चीजें होती रहेंगी, या कुछ एक इस मंथन से राजनीतिक मंथन भी कुछ होगा, कुछ तमीज की बातें होंगी, कुछ अच्छी बहस होगी, कुछ देश को बढ़ाने के लिए बातचीत होगी, देश को आगे रखने की जो बातचीत है, राष्ट्र की बात है, वो कितनी आगे तक जाएगी? क्योंकि आप तो बहुत सारे ट्वीट वगैरह भी करती रहती हैं, हम लोग देखते रहते हैं उसको। जी, ट्वीट तो कोई कोई जब रोक नहीं पाती हूँ किसी विषय पे तो आगे बढ़ जाती हूँ। लेकिन एक चीज जो बहुत प्रशंसा करनी होगी, इस पूरे कोरोना के संकट काल में जिस तरह से संघीय ढांचा हिंदुस्तान का उभर कर आया, आई थिंक दाद बहुत समय के बाद, और मैं इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को बहुत बधाई देती हूँ, जिस तरह सारे सीएम्स को, किसी भी प्रदेश के, किसी भी राज्य के, किसी भी दल के हो, उन्होंने सारे जरूरी निर्णयों में उनको न सिर्फ शामिल किया है बल्कि बात की, और अलग अलग सब राज्य कोरोना से जिस तरह निपट रहे हैं उसमें भी जैसा आदान प्रदान देखने को मिल रहा है, आई थिंक वो एक तारीफ की बात है। एक दो राज्यों की यदि भूमिका को छोड़ दें तो बाकी पूरे भारतवर्ष में मुझे लगता है बृहत्तर छवि एक संघीय ढांचे की, और फेडरल सिस्टम तो था ही हिंदुस्तान का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। डेमोक्रेटिक, उसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था नजर आती है, वो मुझे लगता है कि शायद वो परंपरा चलती रहे। क्या युवाओं की सोच में भी कुछ बदलाव आएगा? वही जैसे आपने शब्द इस्तेमाल अभी थोड़ी देर पहले किया था, ट्रेडमिल संस्कृति या हेलो हाय वाली, जो अब अभी तक मैं बहुत बदेश शब्दों में मैं भी कहता हूं, जो गाल चूमने की विदेशी जो नीति थी जिस तरीके से, अब हम जो आगे जिस संस्कार में रहे हैं, पले हैं, बड़े हैं, क्या वो संस्कार कहीं दोबारा वापस आ सकते हैं इस काल के बाद, अब जब नमस्ते का एक नया दौर शुरू हो चुका है? काकू जी, मैं आपको ये कहूंगी कि ये वो दौर है जहां पे नयों को पुरानों से और पुरानों को नए से सीखने की जरूरत है, दोनों को ही सीखने की जरूरत है। पुरानों को मैं पहले बताती हूँ कि इस पूरे दौर में ये समझ में आया कि परिवार के अलावा ये तकनीक है जो थोड़ी बहुत तो बच्चों को भी बड़ों को भी सीखनी पड़ेगी यदि बाहरी दुनिया से जुड़े रहना है। तो वो मैं सोशल मीडिया और टीवी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन चाहे वो स्काइप हो, चाहे वो फेसबुक हो, अपनों के हालचाल यदि लेने हो, किसी ने सोचा नहीं था कि ये जमाना आएगा। और नयों ने शायद इस संकट का काल इसीलिए काट भी लिया होगा आराम से, क्योंकि उनको इसकी बहुत आदत है। तो नयों को जो परिवार से जुड़ने की अब जरूरत है, और पुराने लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इतनी तकनीक जरूर आनी चाहिए कि ऐसी कोई विपदा आ जाए तो अकेले चीजों को संभाल सके, ऐसा मेरे को लगा। जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं सोशल मीडिया पे कुछ लिखना एक अलग बात है, लेकिन टेक्निकल चीजों से मेरी बिल्कुल ज्यादा मेरा वो नहीं था, लेकिन मैंने इस बीच में कोप अप करना सीखा। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने इतना समय निकाला, आपने इतनी बातचीत की, और हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी सुबह, जगमगाती सुबह की तरफ हम लोग फिर बढ़ रहे हैं और मिलेंगे फिर दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार, और यही सी मंगल कामना के साथ कि जल्दी सब समूल नष्ट हो कोरोना, यही बोलते। थैंक यू, नमस्कार।